नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की एग्ज़ाम अच्छे से जा रही होगी। अभी तक मैंने यहाँ पे इस वीडियो मतलब इस चैनल पे जितने भी वीडियो डाले हैं, जैसे कि हिंदी का गेसिंग डाले थे तो उसको उसका भी क्वेश्चन टकरा गया था। और संस्कृत का तो पूरा पूरा टकरा गया। जितने भी वीडियो डाले थे, अनुच्छेद डाले हुए थे, अनुवाद डाले हुए थे, और आपका पाठ्य पुस्तक का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो डाले हुए थे, सब टकरा गया है। तो आई होप कि कल जो आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, कल 20 फरवरी को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया गया हुआ है। आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। 2 मार्क्स का पूरा इसमें हिस्ट्री भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, और आपका अर्थशास्त्र भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आपदा प्रबंधन भी है। तो ये पांचों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में आज रात भर में पूरा वीडियो का क्वेश्चन आंसर देख के जाइए। आपको 100% टकराएगा, इसकी गारंटी देते हैं हम, क्योंकि मेरा पीछे वाला भी गेस टकरा गया है। संस्कृत का आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। संस्कृत का क्वेश्चन मिला सकते हैं, हिंदी का क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो आई होप कि इसमें से भी टकरा जाए। आप लोग का किस्मत कि अच्छा हो कि टकरा जाएगा, और मुझे उम्मीद तो है कि टकराएगा। तो आइए, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हिस्ट्री का कर रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, तब उसके बाद जाकर ज्योग्राफी का है, फिर आपदा प्रबंधन का है। यानी लगातार है, तो ये पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और आराम से देखते रहिए। बस आपको वीडियो चालू कर देना है और रख देना है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद करके जाना है। और मेरे बात अगर मान लीजिए कि अगर आपको पूरा सुनना नहीं है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ जाइए, क्वेश्चन आंसर पढ़ जाइए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जुलाई क्रांति 1830 के बाद निरंकुश राजा चार्ल्स 10वें को हटाया गया और लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, संसद की शक्ति बढ़ी और मध्यम वर्ग का राजनीतिक प्रभाव मजबूत हुआ, जिससे उदारवादी शासन का बढ़ावा मिला। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए, अब तो याद होगा नहीं आप लोगों को, सिर्फ देख लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है तो फिर उसको एक लाइन पढ़ जाइए आराम से। एक बार पढ़ जाइए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आराम से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं। मान लीजिए जुलाई 1830 क्रांति के बारे में कुछ भी पूछेगा, तो आप ये अगर ये आपको मालूम रहेगा तो आप इसको भी लिख के चले आइएगा, तो भी आपको मार्क्स लगभग लगभग मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट को किस तरह सहायक हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में प्रशासनिक सुधार, समान कानून, नेपोलियनिक संहिता और सामंती प्रथाओं का अंत किया। उसके विजय अभियानों से फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार फैले। साथ ही विदेशी शासन के विरोध में विभिन्न देशों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का यही भूमिका था। ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटरनिक युग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको देखने को मिल जाएगा कहीं क्वेश्चन ये। मेटरनिक युग यूरोप में रूढ़िवादी शासन के दौर था, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के राजनयिक क्लेमेंस बॉन मेटरनिक ने किया। वियना कांग्रेस 1815 के बाद उन्होंने राजतंत्र की पुनर्स्थापना, राष्ट्रवाद व उदारवाद का दमन और कड़े नियंत्रण, जैसे कार्लसबाड आदेश, ठीक है, कार्लसबाड आदेश, और शक्ति संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई। यही मेटरनिक युग था। तो आप समझ सकते हैं। देखिए पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, पूरा एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपका टकरा सकता है, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी हिस्ट्री का चल रहा है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था। ठीक है, मेजनी कौन था, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इसमें डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि मेजनी कौन था, तो आपको भी यही आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या योगदान था, तो भी यही आंसर लिखना है बस। मेजनी की भूमिका क्या थी, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा। अगर इसके बारे में पता रहेगा तो आप आराम से लिख के आइएगा। मेजनी के बारे में कुछ भी पूछे तो ये जरूर लिखिएगा। यूसेप्पे मेजनी इटली के प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक था। ठीक है,
पूछा ना मजनी कौन था, तो जुसेप्पे मेजनी इटली के प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक था। उन्होंने यंग इटली संगठन बनाकर युवाओं में देशभक्ति और एकता की भावना जगाई। ठीक है, उन्होंने एकीकृत गणतांत्रिक इटली का सपना दिया। उनके विचारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं को प्रेरित किया। वे इटली के वैचारिक राष्ट्र निर्माता माने जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपका, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि मेजनी कौन था, इटली के एकीकरण में उनकी क्या भूमिका थी, तो सेम क्वेश्चन का आंसर दे देना, बस बस यही दे के आ जाना। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी इटली के महान राष्ट्रवादी नेता था। कहाँ का नेता था? इटली का था। ठीक है, उन्होंने 1860 ईस्वी में रेड शर्ट्स, ठीक है, रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स के साथ सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। ठीक है, सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। जीते हुए क्षेत्रों में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंपकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और जनसंघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा कल। देखिए, इतिहास का 3 क्वेश्चन जवाब देना होता है, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, यानी 6 मार्क्स का होता है, और 4 मार्क्स का होता है दीर्घोत्तरीय, यानी, ठीक है, याद रखिएगा बात को। तो इसीलिए इसमें से आपको 3 क्वेश्चन तो आसानी से टकरा ही जाएगा किसी भी हालत में। तो 3 क्वेश्चन टकराएगा तो बना के नहीं आ जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों इसको देखो, ठीक है, आराम से अच्छा से नंबर आ जाएगा। अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के चले जाए। 1848 की फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण ये थे: राजनीतिक असंतोष, राजा लुई फिलिप के निरंकुश नीतियों से जनता असंतुष्ट थी, मताधिकार की कमी। ठीक है, पहला क्या हुआ, क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे कि पहले तो राजनीतिक असंतोष था। ठीक है, राजनीतिक असंतोष था कि राजा लुई फिलिप को निरंकुश नीतियों की जनता असंतुष्ट थी। दूसरा क्या हो जाएगा, मताधिकार की कमी थी, मध्यम वर्ग और श्रमिकों को वोट का अधिकार नहीं था, इस कारण से भी फ्रांसीसी क्रांति हुआ। ठीक है, तीसरा आर्थिक संकट था। ठीक है, बेरोजगारी थी, महंगाई और खाद्यान्न संकट था। समाजवादी विचारों का प्रसार। ठीक है, चौथा क्या था, समाजवादी विचारों का प्रसार। समानता और श्रमिक अधिकारों की मांग बढ़ी। ठीक है, और पांचवा इसमें हो गया भ्रष्ट शासन, यानी सरकार पर जनता का विश्वास कम हुआ, जिसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस बात को एकदम टॉपिक वाइज, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों को द्वारा स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति 1917 का प्रभाव विश्व भर में पड़ा। पहला क्या है, समाजवाद का प्रसार। व्लादिमीर लेनिन की सफलता से कई देशों में समाजवादी विचार फैले। चीन सहित अनेक देशों में साम्यवादी आंदोलन का प्रेरणा मिली। चलिए, श्रमिक अधिकार आंदोलन, यानी मजदूरों और किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तेज किया। कई देशों में श्रम कानूनों और सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई। चलिए अब देखते हैं खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, ध्यान से देखिएगा। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस में हुई घटना थी। शांतिपूर्ण मजदूर जुलूस विंटर पैलेस की ओर जा रहा था। यहाँ सैनिकों ने गोली चला दी, कई लोग मारे गए। इस घटना ने जनता पर विश्वास जार निकोलस द्वितीय से हटा दिया और 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। समझे, खूनी रविवार यही था। ये खूनी रविवार में क्या थे कि शांतिपूर्ण मजदूर जुलूस विंटर पैलेस की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ सैनिकों ने गोली चला दी। ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मतलब ये रूस की क्रांति 1905 का रूस क्रांति जन्म लिया। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या थी? अक्टूबर क्रांति पूछे, नवंबर क्रांति पूछे, चाहे बोल्शेविक क्रांति पूछे। ठीक है, अक्टूबर क्रांति पूछे या नवंबर क्रांति पूछे, ठीक है, नवंबर क्रांति भी पूछेगा या बोल्शेविक क्रांति पूछे। देखिए, ये दोनों तीनों क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। बोल्शेविक क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, चाहे नवंबर क्रांति क्या है, तीनों का एक ही जवाब होगा। अक्टूबर क्रांति 1917 में रूस में हुई। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया। इसका उद्देश्य समाजवादी शासन स्थापित करना था। इस क्रांति से रूस में
सोवियत सरकार बनी और विश्व राजनीति में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, चलिए, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 1954 में जेनेवा सम्मेलन। 1954 के दौरान जेनेवा समझौता हुआ। यह फ्रांस, वियतनाम के राष्ट्रवादी दलों, ठीक है, लाओस और कंबोडिया के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। किनके बीच हुआ? तो लाओस और कंबोडिया के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। लाओस और कंबोडिया के प्रतिनिधियों के बीच हुआ जेनेवा समझौता। इसका उद्देश्य इंडो चीन युद्ध समाप्त करना था। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जेनेवा समझौता का उद्देश्य क्या था? तो इंडो चीन युद्ध को समाप्त करना था। समझौते के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वें समानांतर पर विभाजित किया गया। ठीक है, इस तरह से जेनेवा समझौता के बारे में भी समझ गए आप। आपसे डायरेक्ट पूछा जेनेवा समझौता क्या था, तो भी लिख सकते हैं इसको। अब आइए, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 शब्द में लिख दीजिए, वही बहुत है। ठीक है, चलिए आइए। 1968 में माइली गांव में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों द्वारा निहत्थे ग्रामीणों की सामूहिक हत्या की गई। ठीक है, घटना उजागर होने पर विश्व भर में निंदा हुई, युद्ध विरोधी आंदोलनों का बल मिला और युद्ध की नैतिकता व मानवाधिकारों पर गंभीर प्रश्न उठे। ठीक है, ये अमेरिका द्वारा ये कांड किया गया हुआ था, इसलिए इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, होची मिन के विषय के संबंध में लिखे। तो होची मिन वियतनाम के महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की। वे वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनका जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समाजवाद और जनसंघर्ष का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हम फटाफट बता रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। और ध्यान ध्यान रखिएगा कि अगर आप सुनकर नहीं याद करना चाहते तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है आपको और पूरा क्वेश्चन आंसर को पढ़ जाना है। ठीक है, पढ़ जाना है, एकदम 100% पढ़ के जाना है, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए। रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या था? चाहे नापाम हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो नापाम नापाम जो था, ज्वलनशील रासायनिक मिश्रण है जो चिपक कर तीव्र आग फैलाता है। एजेंट ऑरेंज शक्तिशाली शाकनाशी था जिसका उपयोग वियतनाम युद्ध में जंगल नष्ट करने हेतु हुआ था। दोनों के प्रयोग से पर्यावरण विनाश, मानव स्वास्थ्य हानि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक व मानवीय चिंताएं उत्पन्न हुई। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। तो बिहार में किसान आंदोलन जमींदारी शोषण, लगान की अधिकता और बटाईदारों की दुर्दशा के विरुद्ध उभरा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा कौन, किन्होंने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा संगठित की, जिसने किसानों को एकजुट किया। बाद में यह धारा अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी। आंदोलनों ने बेदखली, लगान कटौती और अधिकारों की मांग उठाई। इन संघर्षों ने ग्रामीण राजनीतिक चेतना बढ़ाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को जनाधार प्रदान किया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के रूप में किया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नामक कानून का विरोध करना था। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाकर लोगों को स्योम नमक बनाने को रोका था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन जागरण का प्रतीक बना। दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था। चलिए, अब आइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की जबरन खेती से पीड़ित किसानों ने विरोध किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाकर किसानों की गवाही एकत्र की। सरकार झुकी, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था जिसने किसानों को अधिकार और अहिंसक संघर्ष की ताकत साबित की। अहिंसक मतलब बिना हिंसा के। ठीक है, मतलब बिना झगड़ा झुगड़ी के एकदम शांति वार्ता से ये आंदोलन सफल हुआ। ठीक है, आइए, असहयोग आंदोलन का कारण प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन का
असहयोग आंदोलन का कारण प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, तो यह आंदोलन गांव शहर हर जगह फैला हुआ था और किसानों मजदूरों विद्यार्थियों व्यापारियों व महिलाओं को व्यापक भागीदारी हुई थी। ठीक है, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हुआ था, सरकारी स्कूल अदालतों का त्याग हुआ था, पद उपाधियों की वापसी जैसे कार्यक्रमों ने आम लोगों के सीधे जोड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष पहली बार सचमुच जन आधारित बन गया। असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया कि हम लोग ब्रिटिश जो भी थे मतलब अंग्रेज लोग को हम सहायता नहीं करेंगे, उनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ? तो रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है, तो 1919 का यह कानून सरकार को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नज़रबंदी की व्यापक शक्ति देता था। प्रेस व सभाओं पर भी नियंत्रण संभव था। विरोध क्यों? विरोध इसलिए हुआ कि यह नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन था। देश भर में हड़तालें प्रदर्शन हुए, नेताओं ने इसे दमनकारी बताया। विरोध ने राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज किया। ठीक है, चलिए आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसका गठन क्यों किया गया था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? तो इसका गठन इसलिए 1919 के सुधारों की समीक्षा कर आगे संवैधानिक सुधार सुझाने हेतु 1927 में आयोग बना। विरोध क्यों हुआ? तो आयोग के कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह राष्ट्रीय अपमान माना गया। ठीक है, देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगे और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए। विरोध ने राष्ट्रवाद को और तेज किया। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय, सामाजिक कारणों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, प्रेस और साहित्य का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से जागृति, संचार साधनों का विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ना शामिल थे। इनमें से जाति धर्म से ऊपर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई और अंग्रेजी शासन के प्रति सामूहिक असंतोष मजबूत हुआ। चलिए अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के भारत का पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर प्रभाव आर्थिक, चलिए प्रभाव पहला क्या था, आर्थिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहला क्या था, इसमें आर्थिक प्रभाव पड़ा। युद्ध खर्च के लिए कर बढ़े, महंगाई तेज हुई, आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, ब्रिटेन की ज़रूरतों से भारतीय उद्योगों जैसे कपड़ा इस्पात को बढ़ावा मिला। दूसरा सामाजिक प्रभाव। ठीक है, दूसरा क्या था, सामाजिक प्रभाव। हजारों भारतीय सैनिक विदेश भेजे गए, असंतोष और कठिनाइयाँ बढ़ी। राजनीतिक प्रभाव। तीसरा क्या था, राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव, स्वशासन की उम्मीदें जगी पर वादे पूरे न होने से असंतोष बढ़ा। राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, होम रूल जैसी गतिविधियां उभरी। देखिए, अभी तो आप लोग को समय नहीं है कि आप इसको याद कर पाएँ, बस इतना ही है कि थोड़ा सा अपने मन से इसको समझने का कोशिश कीजिए, दिमाग से सोचिए कि हाँ ये क्या क्या चीज़ इसमें हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आर्थिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, तो आप अपने आप इसको 2 नंबर मिल जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, आंदोलन देशव्यापी बना, जन भागीदारी बढ़ी, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा, महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन समझौता हुआ, राष्ट्रीय चेतना और स्वराज की मांग मजबूत हुई, दमन व गिरफ्तारियां बढ़ी, पर आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई ऊर्जा दी, आग के जन आंदोलनों के नींव पड़ी। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम। निरोधीकरण से क्या आपका तात्पर्य है? तो निरोधीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र में उद्योगों का पतन होता है, कारखाने बंद होते हैं, उत्पादन घटता है और औद्योगिक रोजगार कम हो जाता है। इसके कारणों में सस्ती विदेशी वस्तुओं, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव, पूंजी की कमी या नीतिगत परिवर्तन शामिल है। इससे बेरोजगारी, शहरी गिरावट और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। स्लम से आप क्या समझते हैं? इसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई? स्लम शहरों की बसी ऐसी घनी बस्तियां हैं जहां आवास अस्थायी यानी कच्चे होते हैं और पानी, स्वच्छता, नाली, सड़क व स्वास्थ्य जैसे मूल सुविधाएं कम होती है। ठीक है, उसी को स्लम कहा जाता है। शुरुआत क्यों हुआ?
कैसे हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद तेज शहरीकरण हुआ। कारखानों में काम की तलाश में ग्रामीण लोग शहर आए, पर सस्ते मकान नहीं मिले। नतीजन खाली जमीनों पर अनियोजित बस्तियां बसती गई। यहीं से स्लम का विस्तार हुआ। आइए, बुर्जुआ वर्ग के बारे में पूछा जाता है। मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके लिए लिखिएगा आप जवाब। मध्यकाल के अंत में नगरों का पुनर्जागरण, व्यापार वृद्धि और शिक्षा का प्रसार से एक नई शहर वर्ग बना। पुनर्जागरण और छापा खाने के प्रभाव से जागरूकता बढ़ी। व्यापारी, बैंकर, शिक्षक, वकील और छोटे उद्यमी आर्थिक रूप से सशक्त हुए। यही शिक्षित संपन्न शहरी समूह आगे चलकर बुर्जुआ या मध्यम वर्ग कहलाया। ठीक है, चलिए आइए। औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें हाथ के काम को की जगह मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 18वीं सदी में इंग्लैंड से आरंभ होकर उद्योग, परिवहन, संचार और शहरीकरण में तेज बदलाव आए। आप इंजन, कारखाना प्रणाली और नई तकनीकों की उत्पादन रोजगार, संरचना और सामाजिक जीवन के गहराई से बदल दिया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आप यही क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित किया गया। मुख्य उद्देश्य इसका था मजदूरों का शोषण से बचाना, विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित करना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का कानून सुरक्षा देना, जीवन निर्वाह योग्य आय सुनिश्चित करना, कार्य घंटों, ओवर टाइम व भुगतान संबंधी नियम तय करना। यह कानून श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। चलिए, अब देखिए, कोयला एवं लोहा उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकरण का गति प्रदान की? तो कोयला उद्योग ने ऊर्जा का प्रमुख स्रोत देकर भाप इंजन, कारखाने और रेलों को चलाना संभव बनाया। लोहा उद्योग ने मशीनें, औजार, पुल, रेल पटरियां और कारखानों की संरचनाएं उपलब्ध कराई। दोनों उद्योग एक दूसरे के पूरक थे। उनके विकास के उत्पादन क्षमता बढ़ी, परिवहन सस्ता हुआ और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का तेज गति मिली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही है? तो मध्यम वर्ग शहरों के विकास के प्रमुख प्रेरक रहा। शिक्षा प्राप्त लोगों प्रशासन, व्यापार, उद्योग और सेवाओं में काम किया, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इन्होंने आधुनिक शिक्षा, प्रेस, बैंक, परिवहन और संचार को बढ़ावा दिया। नई जीवन शैली, आवास, बाजार और संस्थाएं विकसित हुई, जिससे शहर सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र बनते गए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब भूमंडलीकरण के भारत में प्रभाव का स्पष्ट करें। इसका आर्थिक प्रभाव क्या था कि 1991 के बाद विदेशी निवेश बढ़ गया। आईटी व सेवा क्षेत्र का तेज विकास हुआ। निर्यात बढ़ा और रोजगार नए अवसर प्रदान हुए। प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता सुधरी और छोटे उद्योगों पर दबाव भी बढ़ा। इसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? तो जीवन शैली में बदलाव, वैश्विक संस्कृति का प्रभाव, उपभोक्तावाद में वृद्धि, शिक्षा और संचार के अवसर बढ़े। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि असमानता बढ़ गई, पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो गया तथा विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई, यानी सब लोग विदेशी कंपनी को पसंद करने लगे। यही भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव था। चलिए, विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लाभ इसका ये था कि विश्व बाजार से देशों में बड़े बाजार मिलते थे, निर्यात बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है, नई तकनीकी व प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता सुधरती है और उपभोक्ताओं के वस्तुएं सस्ती मिलती है। इसकी हानि यह है कि स्थानीय उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी। अमीर गरीब अंतर बढ़ सकता है, विदेशी निर्भरता बढ़ती है, आर्थिक संकटों का प्रभाव तेजी से फैलता है, तो सांस्कृतिक पहचान पर भी असर पड़ता है। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप में स्पष्ट करो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है। 1929 के आर्थिक संकट के मुख्य कारण थे अमेरिका में शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी। ठीक है, क्या था कि अमेरिका में शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी हो रही थी, वस्तुओं का अति उत्पादन हो रहा था, क्रय शक्ति की कमी, बैंकों द्वारा अनियंत्रित ऋण वितरण, कृषि क्षेत्र की गिरती आय और अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रणाली पर निर्भरता। अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार ध्वस्त हुआ, जिससे बैंक बंद हुए, उद्योग ठप पड़े, बेरोजगारी बढ़ी और संकट विश्वव्यापी बन गया। चलिए देखिए ध्यान ध्यान से, ये काफ़ी अच्छा है। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? तो छपाई की कला सबसे पहले चीन में विकसित हुई, जहां लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रण होता था। यह तकनीक रेशम मार्ग के व्यापार और मंगोल साम्राज्य के संपर्कों में पश्चिम की ओर फैली।
अरब जगत में माध्यम से ज्ञान यूरोप पहुंचा। बाद में जोहानसन गुटेनबर्ग ने चल अक्षरों वाला आधुनिक छापाखाना विकसित कर इसे व्यापक बना दिया। तो गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल इसको आप देख के जाइएगा जरूर। गुटेनबर्ग ने लकड़ी के एक पुराने ब्लॉक प्रिंटिंग तरीके से सुधार पर धातु के अलग अलग अक्षर ढाले। उन्होंने सीसा, टीन और एंटीमनी मिश्र धातु की टिकाऊ टाइप बनाए, विशेष स्याही तैयार की और अंगूर दबाने वाले स्क्रू प्रेस जैसा दबाव तंत्र अपनाया, जिससे एक ही पृष्ठ के अनेक प्रतियां तेजी से साफ और कम लागत में छपना संभव हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान कैसे बनाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई। आर्म एक्ट से भारतीयों पर प्रतिबंध लगे और 1877 के भव्य दिल्ली दरबार के समय अकाल की उपेक्षा हुई। इन कदमों से शिक्षित वर्ग संगठित हुआ और राष्ट्रीय चेतना और आंदोलनों में गति मिली। तो आपका हिस्ट्री का इतना सारा क्वेश्चन हो गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन दबा देते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 5 मार्क्स का वीडियो डाल दिया गया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण से क्या। ये आपका सिविक्स हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं के शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, स्वास्थ्य और निर्णय निर्माण में समान अवसर व अधिकार देना। ठीक है, नारी सशक्तिकरण का क्या अर्थ है कि महिलाओं को शिक्षा देना, रोजगार देना, संपत्ति, स्वास्थ्य और निर्णय निर्माण में समान अवसर व अधिकार देना। इससे वे आत्मनिर्भर बनती है, अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बराबरी से भागीदारी करती है। यह लैंगिक समानता और समाज में समग्र विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। सामाजिक विविधता तब घातक बनती है जब जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव और असहिष्णुता बढ़ा, जब राजनीतिक स्वार्थों के लिए विभाजन भड़काया जाए, संवाद घटे और हिंसा, घृणा फैले, तो एकता, सामाजिक विश्वास और राष्ट्रीय स्थिरता कमजोर पड़ती है। समान अधिकार, न्याय और परस्पर सम्मान न हो तो विविधता टकराव में बदल सकती है। समझे बात को। आइए क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है। तो इसमें, इस व्यवस्था में मतलब संघात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। लिखित संविधान इन शक्तियों, अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इससे टकराव कम होता है, कानून का शासन सुनिश्चित होता है और न्यायपालिका विवादों के समाधान पर कर पाती है। यह संघ और राज्यों के बीच संतुलन और स्थिरता बनाए रखता है, इसीलिए लिखित संविधान आवश्यक है। समझे। संघ और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता है। राज्य द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता किया जाता है। यह प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। ये अब आगे देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समूहों का निर्णय प्रक्रिया में भाग ले मिलता है। इससे बहुमत का प्रभुत्व कम होता है, अल्पसंख्यकों का हित सुरक्षित रहता है और टकराव घटता है। ठीक है, शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और संतुलित बनता है। विविधता वाले समाज में एकता, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों का मजबूत करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। महापौर नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पदाधिकारी होता है। वह निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, नीतिगत निर्णयों में नेतृत्व देता है और शहर के विकास कार्यों की दिशा तय करता है। महापौर नगर प्रशासन के प्रतिनिधि चेहरा होता है।
तथा जनता और निगम के बीच समन्वय स्थापित करता है। चलिए देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, ये पूछेगा कल। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान में है। शिक्षा, वन विवाह, इसमें जो विषय आते हैं शिक्षा है, वन है, विवाह है, श्रम आदि इसके उदाहरण है। टकराव होने पर केंद्र व कानून प्रभावी होता है, केंद्र का कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर टकराव होगा दोनों के बीच तो कानून का मतलब जो केंद्र का जो कानून हो प्रभावी कहलाएगा, मतलब केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इससे राष्ट्रीय एकरूपता और राज्य हितों में संतुलन बना रहता है। चलिए आप देखिए, ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं। ग्राम रक्षा दल गांव स्तर पर बना स्वैच्छिक सुरक्षा दल होता है। इसका कम गांव शांति व्यवस्था बनाए रखने, चोरी झगड़े जैसी घटनाओं को सूचना देना, आपदा या आपात स्थिति में प्रशासन की मदद करना और सामाजिक कार्यों में सहयोग देना होता है। यह पुलिस प्रशासन के स्थानीय स्तर पर सहायता देने वाले सामुदायिक समूह है। आइए अब अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की अर्थ बताएं। तो संघ राज्य वह शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियां केंद्र और सरकार राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा विभाजित होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। इनका उद्देश्य विविधता वाले देश में एकता बनाए रखते हैं। स्थानीय स्वशासन और राष्ट्रीय एकता दोनों संतुलित बना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का प्रमुख अंग कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की इकाई है। इसमें प्रमुख अंग ग्राम सभा, गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा, सर्वोच्च निकाय। ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधि के कार्यकारी संस्था, सरपंच मुखिया पंचायत का प्रमुख कार्यों का नेतृत्व करता है। पंच सदस्य विभिन्न वार्डों से चुने प्रतिनिधि निर्णय में भाग लेते हैं। ये मिलकर ग्रामीण प्रशासन चलाते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। तो 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के पीछे यह प्रमुख कारण था कि महंगाई और बेरोजगारी से युवाओं से असंतोष असंतोष और सरकारी कुप्रशासन के आरोप, शिक्षा व्यवस्था समस्याएं, सामाजिक आर्थिक असमानता, इन मुद्दों पर छात्रों ने आंदोलन किया, जिसके बाद में जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला और यह व्यापक आंदोलन बन गया। चलिए 12 नंबर, विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल लोकतंत्र में सरकार पर निगरानी रखते हैं। वे नीतियां की आलोचना पर गलतियों को उजागर करते हैं, जनता की समस्या उठाते हैं और वैकल्पिक नीतियों प्रस्तुत करते हैं। संसद विधानसभा में बहस के माध्यम से सरकार का जवाबदेह बनाते हैं तथा लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना था। ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाती थी। यह आंदोलन जंगलों पर स्थानीय लोगों के अधिकार, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग का प्रतीक बना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चिपको आंदोलन क्या है, चाहे चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही जवाब देना है। ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन टकराया नहीं है, टकराएगा इसी समय से। राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनाने को 2 सुझाव दें। तो पहला सुझाव, प्रभावशाली सुझाव है, पहला सुझाव क्या है आपका, आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाना। ठीक है, मतलब दलों में पारदर्शी चुनाव, योग्य नेतृत्व चयन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी निश्चित करना है। ठीक है, दूसरा, जनता से मजबूत जुड़ाव, जन समस्याओं पर सक्रिय काम, जमीनी स्तर पर संवाद और युवाओं महिलाओं का भागीदारी बढ़ाई जाए। इनसे दलों की विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। याद रखिएगा, दल बदल कानून क्या है। ठीक है, दल बदल कानून वह प्रावधान है जो चुने हुए प्रतिनिधियों को बिना कारण पार्टी बदलने से रोकता है। इसे 1985 में संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत लागू किया गया था। याद रखिएगा, कौन से अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची। यदि कोई सांसद विधायक दल बदलता है या पार्टी के निर्देश में विरुद्ध मतदान करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, चलिए, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सूचना के अधिकार में मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला नंबर में लिखिएगा, शासन में पारदर्शिता लाना। दूसरा था भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना।
तीसरा था जनता को सरकारी कामकाज की जानकारी दिलाना, नागरिकों की जवाबदेही का अधिकार देना, और पांचवा नंबर है विकास योजनाओं की सही निगरानी सुनिश्चित करना, और छठा नंबर है लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ाना। इससे सरकार जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 17 नंबर देखिएगा, तारी विरोध क्यों हुआ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तारी से अत्यधिक सेवन से गरीबी, घरेलू कलह, स्वास्थ्य हानि और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ी। ये तो मजदूरी के बड़ा हिस्सा जो है नशे में खर्च हो जाता था। इसलिए सामाजिक सुधारकों और महिलाओं और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नशाबंदी और सामाजिक सुधार का उद्देश्य से तारी विरोध आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त मतदान पत्र क्या है। गुप्त मतदान पत्र वह व्यवस्था है जिसमें मतदाता अपने वोट गोपनीय रूप से देता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता उसने किसे वोट दिया है। इससे दबाव, डर या लालच का प्रभाव कम होता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित कर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। फटाफट देख लीजिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो सफलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षित और जागरूक नागरिक, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा मुक्त प्रेस आवश्यक है। साथ ही समानता, सहिष्णुता और जनभागीदारी भी जरूरी है। इनसे सरकार उत्तरदायी बनता है और शासन जनता के हित में प्रभावी ढंग से चलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा 20वां क्वेश्चन, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है। आतंकवाद हिंसा और भय के माध्यम से समाज को अस्थिर करता है। इससे नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और विश्वास प्रभावित होते हैं। सरकारें कड़े सुरक्षा कानून लाती है, जिससे कभी कभी नागरिक अधिकार सीमित होते हैं। विकास कार्य बाधित हो जाता है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ता है। इसलिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कैसे। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता जनता से आती है। लोग चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए जनता के द्वारा शासन हुआ। सरकार नीतियाँ और योजनाएं जनता के लिए हित के कल्याण के लिए बनाती है। हाँ ठीक है, इसलिए जनता के लिए इस प्रकार लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का स्रोत और उद्देश्य दोनों में होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए 22वां क्वेश्चन, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या वे कमजोर स्थिति में है। तो भारत में स्त्रियां कई क्षेत्रों में भेदभाव झेलती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, शिक्षा में अवसरों की कमी, कार्यस्थलों पर वेतन असमानता, संपत्ति अधिकारों में बाधाएं तथा घरेलू निर्णयों में सीमित भागीदारी देखी जाती है। बाल विवाह, पोषण की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच की समस्याएं हैं। तो सामाजिक रूढ़ियां और लैंगिक हिंसा उनकी उनकी स्थिति को और कमज़ोर बनाती है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक आपका सिविक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन हो गया। तो इसको भी देख के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका जो हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स के हैं। पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के 2 मार्क्स वाले दो दो क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, पॉलिटी में 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, यानी 2 दूनी 4 मार्क्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी दो दो मार्क्स का ही दो दो क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो 4 मार्क्स का इसमें बनाता है। 4 मार्क्स के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसका वीडियो डाल दिया गया हुआ है, आप लोग जाके चेक करिए प्लेलिस्ट में और सब देख चाहिए। ठीक है, लगातार। चलिए आइए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन है, पक्का आ जाएगा आपको। चलिए, अब आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक आधारभूत संरचना किसी भी राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। इसका महत्व निम्नलिखित है। उत्पादन में वृद्धि, बिजली और आधुनिक मशीनरी के माध्यम से कृषि और उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। बाजार विस्तार,
ठीक है। सड़कों और रेलवे जाल से वस्तुओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होता है। निवेश आकर्षण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। इससे नए उद्योग लगते हैं, रोजगार सृजन होता है, बुनियादी ढांचे निर्माण होते हैं और रख रखाव से लाखों लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का कुशल उपयोग करना है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होता है। आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनना होता है। पूर्ण रोजगार, बेरोजगारी को कम कर रोजगार का अवसर पैदा करना होता है। समानता, आय और संपत्ति के वितरण में असमानता को कम करना होता है। बिहार राज्य के बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों को लिखें। बिहार के पिछड़ेपन 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। बाढ़ और सूखा। ठीक है, बाढ़ और सूखा। उत्तर बिहार में देखिए, उत्तर बिहार राज्य बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों के, तो बाढ़ और सूखा। उत्तर बिहार में कोसी जैसी नदियों को विनाशकारी बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की मार, कृषि और बुनियादी ढांचों का भारी नुकसान होता है। पहला तो ये हो गया आपका बाढ़ और सूखा। दूसरा हो गया आपका आधारभूत संरचना का अभाव, बिजली, सड़क और आधुनिक परिवहन की कमी के कारण राज्य में बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। तीसरा है आपका पूंजी और निवेश की कमी। झारखंड में अलग होने के बाद खनिज संसाधनों की कमी और औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव रहा है। बढ़ती जनसंख्या, और चौथा जो है आपका बढ़ती जनसंख्या भी है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो रहा है और संसाधनों पर भारी दबाव रहता है। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न से होने का क्या कारण है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। राज्य की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होते हैं, जो पारंपरिक और कम लाभप्रद है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण संसाधनों और आय का वितरण प्रभावित होता है। औद्योगिकरण का अभाव होता है। बड़े उद्योगों और खनिज संसाधनों की कमी से रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण में सूखे के कारण अर्थव्यवस्था को हर साल भारी नुकसान होता है। साख क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा करना होता है, परंतु साख शब्द यह व्यापक अर्थ है। जब हम किसी व्यक्ति के संस्था की साख का उल्लेख करते हैं तब इसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है, जिससे व्यक्ति को आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है। हम कहते हैं कि उसकी साख अच्छी है। अब आइए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक आधुनिक रूप है जिससे बैंक अपने ग्राहकों को जारी करते हैं। इसमें मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ऋण सुविधा, कार्ड धारक अपने जमा राशि से अधिक बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा तक खरीदारी कर सकता है। ब्याज मुक्त अवधि, तो खर्च की गई राशि का निश्चित समय 45 से 50 दिन में लौटाने पर ब्याज नहीं लगता है। उपयोग, इसका प्रयोग ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और आपातकालीन नकद निकासी के लिए किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए चेक क्या है, तो चेक साख पत्र है। कैसे? चेक क्या है? चेक साख पत्र है। कैसे? चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है। साख की तरह ही मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है, साख की तरह ही। चलिए एटीएम और क्रेडिट कार्ड के आगमन में उपभोक्ताओं का बहुत लाभ हुआ। कैसे? तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड ने बैंकिंगों को लाभ और सुरक्षित बनाकर उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ पहुंचाया। पहला, 24/7 यानी 24 घंटे सुविधा। एटीएम के माध्यम से उपभोक्ता किसी भी समय और कहीं भी नकद निकासी कर सकते हैं, जिससे बैंक जाने की बात तक खत्म हो गई है। आपातकालीन ऋण, क्रेडिट कार्ड में बिना बैंक बैलेंस के भी
खरीदारी और भुगतान की सुविधा देती है जो आपात स्थिति में मददगार है। सुरक्षा और रिवॉर्ड्स, नकद ले जाने के जोखिम कम हुआ है और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और डिस्काउंट जैसे लाभ मिलते हैं। किसानों की साख यानी क्रेडिट अथवा ऋण की आवश्यकता मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, ठीक है, ये पहला हो गया किसानों की आगतों किसान कृषि आगतों की खरीद, बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के लिए डीजल या बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए तत्काल नकद की जरूरत होती है, इसलिए कृषि को ऋण ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रों के आधुनिकीकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपिंग सेट और अन्य आधुनिक मशीनों की खरीदने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है जो बिना ऋण संभव नहीं है। समय का अंतराल, फसल बोने और उसे काट कर बाजार में बेचने के बीच 4 से 6 महीने का समय लगता है। इस दौरान परिवार के भरण पोषण और अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को साख की जरूरत पड़ती है। भूमि सुधार, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, मेड़बंदी करने या कुआं खुदवाने जैसे दीर्घकालीन कार्यों के लिए ऋण अनिवार्य है। चलिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। यह ऐसे व्यक्तियों को स्वैच्छिक संगठन है जो समान आर्थिक उद्देश्यों के लिए एकजुट होते हैं। इसका मुख्य सिद्धांत है ये है कि इसका आधार एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है। उद्देश्य सदस्यों के बिचौलियों के शोषण से बचाना और उन्हें सस्ती दर पर ऋण या वस्तुएं उपलब्ध कराना। लोकतांत्रिक ढांचा, इसमें प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होता है। सहकारिता का 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन है? तो पहला तो स्वैच्छिक और खुली सदस्यता हो गई। कोई भी व्यक्ति के बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म या लिंग के अपना इच्छा से संगठन का सदस्य बन सकता है और जब चाहे इसे छोड़ सकता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण, इसमें एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। पूंजी चाहे कितनी भी हो, सभी सदस्यों को निर्णय लेने की समान अधिकार प्राप्त होता है। आर्थिक भागीदारी और सेवा भावना, सदस्यता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि परस्पर सहायता करना और बिचौलियों को शोषण को समाप्त करना होता है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे मुद्रा बाजार को किस प्रकार विभाजित किया गया है। भारतीय मुद्रा बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, संगठित क्षेत्र, यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होता है। इसे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल होता है। असंगठित क्षेत्र, इसमें साहूकार, महाजन और देसी बैंकर आते हैं। यह क्षेत्र किसी सरकारी नियम के अधीन नहीं होता और यहाँ ब्याज दरें अधिक होती है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा महाजन लोग होते हैं उससे हम लोग ब्याज लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ब्याज वो लेता है, ठीक है, ब्याज दर उसका अधिक होता है। तो यही है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। व्यवसाय अवरोधों की कमी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों और करों के कम करना, पूंजी का मुक्त प्रवाह, एक देश के दूसरे देश में पूंजी के निवेश और वित्तीय लेन देन से नियंत्रण हटाना, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, तकनीकी ज्ञान, आविष्कारों और सूचनाओं को बिना किसी बाधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान, श्रम का मुक्त प्रवाह, रोजगार की तलाश में कुशल और अकुशल श्रमिकों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आवागमन, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों और आसानी से बदलने की सुविधा देना है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं हम। पहला हो गया आपका व्यवसाय अवरोधों की कमी, ठीक है। फिर है उसके बाद पूंजी का मुक्त प्रवाह, दूसरा जो हो गया पूंजी का मुक्त प्रवाह, ठीक है। तीसरा हो गया आपका प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, तीसरा हो गया प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और चौथा हो गया श्रम का प्रवाह, ठीक है, श्रम का मुक्त प्रवाह। और पांचवा हो गया आपका पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजीकरण के नीतियों का परिणाम है कैसे? तो वैश्वीकरण वास्तव में उदारीकरण और निजीकरण के नीतियों का ही विस्तार है। उदारीकरण यानी व्यापारीय प्रतिबंधों और लाइसेंस राज को हटाकर विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोलता है। निजीकरण जो हो गया सरकारी नियंत्रण कम कर निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। जब ये दोनों नीतियाँ मिलती है तो देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती है, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। समझे बात को?
चलिए अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में प्रगति ने वैश्वीकरण कैसे संभव बनाया। तो प्रौद्योगिकी अभिप्राय यह होता है कि किसी असंसाधित वस्तु को संसाधित रूप से परिणत करना। इस संदर्भ में उत्पादन में आई क्रांति ने अर्थव्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया। यह से एक नयापन का दौर प्रारंभ हुआ। फलतः प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण और अवधारणा को जन्म दिया। शुरू से अंत तक पढ़िएगा तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। क्या पता कहीं इसी में से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सब है, इसमें भी दो दो क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2 नंबरी, ठीक है। इसकी असफलता किन्हीं के कारणों का विवेचना करें। तो यह प्रणाली जिसमें उपभोक्ताओं वस्तुओं सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वो सभी उपभोक्ताओं निर्धारित मूल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। इसकी असफलता का 2 कारण है, कालाबाजारी और अशिक्षा, सीधा बात है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भूगोल पे, ठीक है। भूगोल में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 6 क्वेश्चन होंगे, 3 का जवाब देना होगा और सब 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाएंगे आपके। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, वर्णन करें। तो सीमेंट उद्योग मुख्य केंद्र रोहतास जिला है। यहाँ चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सीमेंट कारखाने स्थापित हुए हैं। डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन सोन ठीक है, डालमिया नगर यह राज्य सबसे प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र रहा है। पंजारी, यहाँ भी सीमेंट का बड़ा कारखाना स्थित है। औरंगाबाद, यहाँ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट श्री सीमेंट स्थापित है। कैमूर में, इस क्षेत्र में भी कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उद्योग का विस्तार हुआ है। तो वर्तमान में चूना पत्थर की कमी और तकनीकी कारणों से कुछ पुरानी इकाइयाँ बंद हैं, लेकिन नई ग्राइंडिंग इकाइयाँ राज्य के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय है। चलिए अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे भूगोल में पूछा जा सकता है कि बिहार में रज्जू मार्गों का उपयोग कहाँ होता है। बिहार में रज्जू मार्गों का उपयोग मुख्य रूप से पहाड़ी पर्यटन और धार्मिक स्थलों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। राजगीर, यहाँ रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुँचने के लिए बिहार का सबसे प्रमुख रज्जू मार्ग है। बांका, यहाँ ऐतिहासिक मंदार पर्वत पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रज्जू मार्ग संचालित है। गया, यहाँ की पहाड़ियों पर भी पर्यटन विकास हेतु जैसे डुंगेश्वरी विकास हेतु रज्जू मार्गों का निर्माण और विस्तार किया गया। यह दुर्गम ऊंचाइयों तक पहुँचने का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है। चलिए बिहार में ऐसे जिलों का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है, 1% से भी कम है, ठीक है। तो बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित कुछ जिलों में कृषि की प्रधानता और शहरीकरण के कारण वन विस्तार 1% से भी कम है। इनमें प्रमुख जिले निम्नलिखित हैं: शेखपुरा, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, मधेपुरा। इन जिलों में प्राकृतिक वनों का अभाव है और यहाँ केवल सामाजिक वानिकी या उद्यानों के रूप में ही पेड़ दिखाई देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो चालू करके रख देना है और देखते रहना है, सुन लेना है, बस हो गया। सुन लीजिएगा, कहीं सुनने से भी आपको याद हो जाए। सूखा से बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है। तो बिहार दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कृषि पर प्रभाव होता है, पहला क्या हो जाएगा, कृषि पर प्रभाव। तो राज्य के अधिकांश खेती मानसून वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की कमी से धान और रबी फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे खाद्यान्न संकट पैदा होता है, ठीक है। दूसरा, अर्थव्यवस्था, किसानों की आय घटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। जल संकट, तीसरा जल संकट होता है, सूखे के कारण भूजल स्तर गिर जाता है, जिससे पेयजल की भारी किल्लत होती है। इससे बचने के लिए राज्य सरकार जल जीवन हरियाली जैसे अभियानों पर बल दे रही है, ठीक है। समझे बात को, ये सब क्वेश्चन आ सकता है तो इसको ध्यान से देख के जाइए। सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है, PVI है, कल ये देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रमुख जल संसाधन परियोजना है। इसके तहत डेहरी ऑन सोन के पास 2 मुख्य जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूर्वी सोन नहर परियोजना, इसमें पारून के पास जल विद्युत उत्पादन होता है। पश्चिमी सोन नहर परियोजना, इसमें डेहरी के पास विद्युत इकाइयाँ स्थित है। इन केंद्रों से लगभग 1409 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो स्थानीय उद्योगों और कृषि कार्यों में सहायक होता है। यह परियोजना सिंचाई के साथ साथ राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी योगदान देती है।
आइए देखिए, बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ऐसे ढंग से लिखिएगा तो ठीक रहेगा। पहला, कच्चे माल का अभाव। झारखंड के अलग होने के बाद खनिज संपदा वाले क्षेत्र चले गए, जिससे भारी उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो गई। दूसरा, आधारभूत संरचना की कमी हुई। बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, खराब सड़क संपर्क और आधुनिक परिवहन साधनों के अभाव बड़े उद्योगों से को आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है। तीसरा, पूंजी और निवेश की कमी। राज्य में औद्योगिक निवेश का वातावरण कमजोर होने लगा और होने के कारण उद्यमी यहाँ फैक्ट्री लगाने में कतराते हैं। चौथा, बाढ़ की विभीषिका। उत्तर बिहार के प्रति वर्ष आने वाले विनाशकारी बाढ़ बाढ़ उद्योगों बुनियादी ढांचों पर भारी नुकसान पहुंचाती है। एकदम ध्यान से पढ़िए जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन सब आएगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा तो आप आराम से बना के लिए लिख के चलाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 बार 3 बार वीडियो रात भर चालू करके रख दीजिए और सुनते रहिए। ठीक है। उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियाँ से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियाँ में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। उद्गम की और प्रकृति। ठीक है। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है और सदाबहार वर्ष भर जल वाली होती है। ठीक है। उद्गम और प्रकृति, देखिए यहाँ पे उत्तर बिहार की नदियाँ है और दक्षिण बिहार की नदियाँ है। इसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। एक साइड में लिख दीजिएगा उत्तर बिहार और दूसरे साइड में लिख दीजिएगा दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार की नदियाँ। और उत्तर बिहार में क्या लिखिएगा आप कि उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है और सदाबहार वर्ष भर, यानी सदाबहार मतलब वर्ष भर जल वाली होती है। ठीक है, उत्तर बिहार में लिख दीजिएगा। जबकि दक्षिण बिहार वाला में क्या लिखिएगा कि नदियाँ पठारी भागों से निकलती है और मौसमी होती है। ठीक है, इस तरह से बांट के लिखिएगा तो ज़्यादा ही फायदा रहेगा। ये भी क्वेश्चन है, कल आपको ये देखने को मिलेगा। या तो फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए ना तो सेकेंड शिफ्ट में आ जाए, आएगा जरूर। दूसरा, बाढ़ और सूखा। यानी उत्तर की नदियाँ जैसे कोसी गंडक प्रति वर्ष विनाशकारी बाढ़ लाती है, जबकि दक्षिण की नदियाँ जैसे फल्गु पुनपुन गर्मी में प्रायः सूख जाती है और सूखे की स्थिति पैदा करती है। जब ये सूखेगी तो सूखा आएगा ही। मार्ग परिवर्तन। उत्तर की नदियाँ अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, मार्ग परिवर्तन। लेकिन दक्षिण बिहार की ऐसा कोई बात नहीं है, वो सेम अपने ही रास्ते में चलता है। ठीक है। चलिए आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में रेल परिवहन की कब शुरुआत हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860-62 की अवधि में गंगा किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया। यह रेल राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया। कोंकण रेलवे मार्ग परियोजना का वर्णन करें। वीवीआई है, कल आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है इसमें। ठीक है, भूगोल में 3 क्वेश्चन का जवाब देता है, 2-2 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको डाल दिया गया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ये कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करने के लिए कल पूछा जा सकता है। तो यह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। के रोहा से गोवा, महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। इस व्यवस्था को कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। यहाँ नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। पटरियों के बीच की दूरी के अनुसार रेल मार्गों किस प्रकार बांटा गया है। तो पटरियों के बीच की दूरी के अनुसार इस समय भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। पहला, बड़ी लाइनों या ब्रॉड गेज, 74% रेल लाइनें इसी प्रकार की है। छोटी लाइनें या स्मॉल गेज, 21% रेल लाइनें इसी प्रकार की है। संकरी लाइनें 5% लाइनें इसी प्रकार की है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। मतलब इसको 3 प्रकार में बांटा गया हुआ है। पहला प्रकार है बड़ी लाइनें या ब्रॉड गेज, दूसरा छोटी लाइनें या स्मॉल गेज, और तीसरी है जो संकरी लाइनें हैं। ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में किस राज्य में रेल मार्ग सघनता पाई जाती है और क्यों। रेल मार्ग वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है। इसकी कारण यह है कि यहाँ समतल उपजाऊ भूमि अधिक पाई जाती है। वहाँ कृषि के अतिरिक्त खनिज और आधारित उद्योग भी बहुत ही विकसित है। तटीय मैदान होने के कारण विदेशी व्यापार की सुविधाएं भी प्राप्त हुई है। मुंबई बंदरगाह से विदेशों में आने जाने की सुविधा भी है।
अतः इन्हीं कारणों से वहाँ रेल मार्ग सघनता पाई जाती है। भारत में पटसन जूट उद्योग कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन्हीं तीन वर्णों, किन्हीं तीन का वर्णन करें। तो ध्यान से देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स में डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी ये 4 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। भारत में पटसन उद्योग का वर्तमान कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख 3 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, सिंथेटिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। पहला क्या है आपका, सिंथेटिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, यानी प्लास्टिक और नायलॉन के जैसे कृत्रिम रेशा से बने सस्ते थैलों ने जूट के बाजार को काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है। जो प्लास्टिक और नायलॉन से जो बना हुआ झोला है, वो जूट के झोले से झोले को प्रभावित किया है, ठीक है। दूसरा हो गया पुरानी तकनीक और मशीनें। अधिकांश जूट मिलों में आज भी पुरानी मशीनों का उपयोग हो रहा है, जिससे उत्पादन लागत अधिक और गुणवत्ता कम रहती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। तीसरा जो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो गया। तो विश्व बाजार में बांग्लादेश जैसे देशों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, क्योंकि वहाँ उत्पादन लागत कम और जूट की गुणवत्ता बेहतर है। इन समस्याओं के बावजूद पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जूट की मांग वैश्विक स्तर पर पुनः बढ़ रही है। चलिए अब देखते हैं पश्मीना ऊन किस प्रकार तैयार होता है। पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत गर्मी देता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है, ये भी 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजगार का मुख्य स्रोत भारत का लगभग 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। खाद्यान्न सुरक्षा, यह देश की विशाल आबादी के भोजन उपलब्ध कराती है और पशुधन के लिए चारा प्रदान करती है। औद्योगिक कच्चा माल, कपड़ा, चीनी और जूट जैसे प्रमुख उद्योगों का कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होती है। जीडीपी में योगदान, ठीक है, जीडीपी में योगदान है इसका। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा और यह निर्यात माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करती है, याद रखिएगा। चलिए आइए व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। इसमें भी इस तरह से 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। एक तरफ व्यापारिक कृषि लिख दीजिएगा, एक तरफ निर्वाह कृषि लिख दीजिएगा, ठीक है। तो व्यापारिक कृषि और निर्वाह का मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य सब फसल को बाजार में बेचकर लाभ कमाना है, ठीक है। जबकि निर्वाह कृषि का परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि मतलब कि अपने लिए उपजाए और खुद खाए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलिए आइए तकनीक। तकनीक मतलब व्यापारिक कृषि में आधुनिक यंत्रों, उन्नत बीजों और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। जबकि निर्वाह में कृषि में पारंपरिक औजारों और सीमित श्रम का उपयोग होता है, ठीक है, सीमित श्रम का उपयोग होता है। जोत का आकार, व्यापारिक कृषि बड़े फार्मों पर होती है, जबकि निर्वाह कृषि छोटे और बिखरे हुए खेतों पर भी की जाती है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसलें क्या है, ठीक है। रबी फसलें क्या है, 4 उदाहरण दे। रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे गेहूं, जौ, चना तथा मटर, इसके उदाहरण है। चलिए, गन्ने के उपज उत्तरी भारत के अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, क्यों, कारण बताएं। तो गन्ने की उपज उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, अनुकूल जलवायु। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरा, समुद्र का प्रभाव। तटीय प्रभाव के कारण यहाँ नमी अधिक रहती है, जिससे गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होती है। लंबा पेराई काल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका लंबा पेराई काल। दक्षिण में कोहरा और कड़ाके में ठंड नहीं पड़ती, जिससे गन्ने की पेराई का समय उत्तर भारत की तुलना में अधिक लंबा होता है। आधुनिक तकनीक, दक्षिण के सहकारी मेले, चौथा नंबर हो गया आधुनिक तकनीक। दक्षिण की सहकारी मिलें अधिक कुशल और आधुनिक है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें।
इसी तरह 2 पार्ट में बांट दीजिएगा, एक तरह खादर लिख दीजिएगा, एक तरह बांगर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो खादर और बांगर मिट्टी में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यानी जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है दोनों, खादर और बांगर मिट्टी। तो नई वाला को खादर कहते हैं, पुरानी वाले को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसका स्थान खादर नदियों के समीप बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, जबकि बांगर नदियों से दूर उच्च मैदानी भागों में स्थित होती है। खादर मिट्टी महीन कणों वाले और अत्यंत उपजाऊ होती है, खादर मिट्टी वाले। इसके विपरीत बांगर में कंकड़ की अधिकता होती है और यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो फसल चक्रण एक ही खेत में बदल बदल कर फसलें उगाने की तकनीक है जो मृदा संरक्षण में निम्नलिखित प्रकार सहायक है। पोषक तत्वों का संतुलन, यह मिट्टी के विशिष्ट पोषक तत्वों को समाप्त होने से बचाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अनाज के बाद दलहन उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। उर्वरता में वृद्धि, ठीक है, उर्वरता में वृद्धि, इसमें मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और जैविक अंश बने रहते हैं। कटाव और कीट नियंत्रण, यह मृदा अपरदन को रोकता है और खरपतवार व कीटों को चक्र को तोड़ता है। इस बात को याद रखिएगा एकदम। चलिए चिपको आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि जब ठेकेदार पेड़ काटने आते तो स्थानीय ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए विश्व भर में प्रेरणा बना। चलिए अब देखिए, वन्य जीवों का ह्रास और 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। वन्य जीवों का ह्रास कमी 4 निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक आवासों का विनाश। पहला क्या है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों के काटा जा रहा है, जिससे जीवों के रहने के स्थान छीन रहा है। दूसरा है अवैध शिकार। जानवरों को खाल, हड्डियों, दांतों और मांस के लिए उनका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। तीसरा प्रदूषण। जल, वायु और मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीवों के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आपका हो गया आपका चौथा नंबर, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते तापमान और अनिश्चित मौसम के कारण कई प्रजातियां स्वयं को ढाल नहीं पा रही है, विलुप्त हो रही है। ये हो सकता है कि 4 मार्क्स में आपको आ जाए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए, आप ध्यान से देख के जाइए। हो सकता है कि हम जो 2 मार्क्स बता रहे हो 4 मार्क्स में भी आ जाए आपको, और जो 4 मार्क्स में बताए हुए हैं हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी आ जाए। मतलब 2 मार्क्स से पूछेगा तो थोड़ा कम लिखिएगा, 4 मार्क्स में बोलेगा तो ज़्यादा लिख दीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। आइए, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के कितने वर्गों में बांटा गया है? गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। पहला बलुई मिट्टी, फिर दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी। गंगा के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है और अत्यंत उपजाऊ है। इसमें धान, गेहूँ और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, और एक भी क्वेश्चन को आप मिस्टेक से भी भूल कर भी नहीं छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिए। अगर मेरा आवाज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, सिर्फ पढ़ जाना है आपको, याद तो होगा नहीं, पढ़ जाइए सीधा। तो पढ़ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप आराम से बना के ले आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। पहला है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों को उल्लेख करें। दूसरा है भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें, पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है सुखाड़ और हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन। ठीक है, पॉज कीजिए और पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, चौथा है सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपायों को लिखिए, पॉज कर दीजिए और पूरा पढ़ जाइए। सुनामी संभावित क्षेत्रों के गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पॉज कीजिए, पढ़ जाइए, पढ़ जाइए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों का लिखिए। ठीक है, तो इसको पॉज करके पढ़ जाइए, पूरा को
लिख दीजिएगा। फिर उसका बाद हिमस्खलन क्या है, इसका प्रभाव किन किन का राज्यों में पड़ता है, तो इसको भी पढ़ जाइए। ठीक है, चलिए आग लगने के स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए उल्लेख करें। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना है, पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर हैम रेडियो का उपयोग का पर प्रकाश डालिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन सब है, एकदम ध्यान से। चलिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। एकदम पक्का इसको देख के जाइएगा, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI रह गया आपके लिए, कल है आएगा ही। चलिए अब ये आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इस सब हम लोग को देख के जाना है, और हमको पूरा विश्वास है कि आपको इसी में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि संस्कृत का भी टकराया है पूरा पूरा क्वेश्चन, बच्चे लोग बना के आए हैं। भले व्यूज नहीं जा रहे हैं मेरा, लेकिन फिर भी क्या है, एकदम काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। जितने लोग देख के जा रहे हैं उन लोग के लिए तो अच्छा ही है, ठीक ना। चलिए आइए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।